हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाषा को लेकर, क्योंकि भारत में दो भाषाओं के बीच में थोड़ा सा विवाद हो चुका है। वह भाषाएं हैं हिंदी और उर्दू। इसमें श्रेष्ठता की बात की जा रही है कि ये भाषा सबसे श्रेष्ठ है, ये भाषा इससे कम है। तो इसको लेकर कुछ हमारे पास डाटा आया हुआ है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में कई चीज़ें ऐसे क्लियर होंगी कि जिसको लेकर जो अलग अलग भाषाओं, अलग अलग धर्मों में जो बीच में विवाद पैदा हो गया वो कहीं ना कहीं कुछ तरह से स्पष्ट हो जाएंगी। कोई भाषा किसी अन्य भाषा से श्रेष्ठ या फिर वह सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ, इसका पैमाना क्या हो सकता है, यह एक बहस का विषय हो सकता है। लेकिन यदि आप किसी खास भाषा को श्रेष्ठ बताते हैं, जैसे कोई कहे कि हिंदी बहुत अच्छी है, कोई कहे उर्दू, कोई संस्कृत, इस तरह से अपनी भाषा का बखान जरूर करेगा, तो फिर आपको उसके पक्ष में सक्षम तथ्यों और तर्कों को भी प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे कोई सबूत तो हो, तभी तो आपकी भाषा को, आप भले ही उस भाषा के कितने बड़े विद्वान क्यों ना हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आपके कहने मात्र से ही यह तय हो जाता है कि इसे साबित भी करना चाहिए कि हमारी भाषा ही अन्य भाषाओं से क्यों श्रेष्ठ है। इस परिकल्पना को पुष्ट न करने पर आप अपने आप को, जो विचार आपने दिया कि हमारी भाषा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगी। पिछले दिनों की ही बात है, बताया गया कि पिछले दिनों गीतकार जावेद अख्तर और कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के विद्वान तारिक फ़तेह के बीच पहले ट्विटर और फिर न्यूज़ चैनल पर हुई बहस के बाद हिंदू उर्दू को लेकर चर्चा शुरू हो गई। अख्तर का उर्दू प्रेम बहुत ही पुराना है। प्रेम बुरी बात नहीं है, आपको अपने धर्मों, अपने जो भाषा है उससे प्रेम करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। लेकिन जब आप अपने प्रेम को ही सर्वश्रेष्ठ बताने लगते हैं तो फिर विवाद पैदा हो ही जाता है। जावेद अख्तर के साथ भी यही हुआ है कि वह उर्दू को सभी भारतीय भाषाओं में श्रेष्ठ मानते हैं, उस भाषा से भी जिसने उन्हें पैदा किया या जहाँ पे उनका जन्म हुआ। जावेद अख्तर के पिता जानिसार अख्तर ने 1973 में 2 खंडों में उर्दू की राष्ट्रवादी कविता का संकलन, जिसे हम हिंदुस्तान हमारा के नाम से जानते हैं, जिसका प्रकाशन हिंदुस्तानी बुक ट्रस्ट बम्बई, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, वहां पर इसे किया गया था। लेकिन जब 2006 में इस पुस्तक को फिर से प्रकाशित किया गया तो जावेद अख्तर ने इसकी प्रस्तावना, जो प्रेम्बल होता है, उसको लिखी। उसकी पहली पंक्ति यह थी कि अपनी प्रकृति से ही उर्दू तमाम भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक तरक्की पसंद, उदार और धर्मनिरपेक्ष भाषा है। विवाद इस तरह के वाक्यों को लेकर शुरू हो गया। आप इस लाइन को याद करिए, क्योंकि इसी लाइन पर पूरा ये जो डिस्कस है, जो ये वीडियो बनाया जा रहा है, इसी पे पूरा है। इसमें जो वर्ड है, जैसे यहाँ पे तरक्की पसंद है, उदार, धर्मनिरपेक्ष, इस तरह से 3 शब्दों के माध्यम से हम समझेंगे कि क्यों इन्होंने अपनी भाषा का बखान किया। और उसके साथ साथ भारत के अन्य भाषाओं, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश, सभी कह सकते हैं कि जो भाषा यहाँ पे बोली जाती हैं उसको उर्दू की तुलना में कम माना गया है। जैसे आप किसी भाषा को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं तो यह ध्वनित होता है कि आप दूसरे को कम मान रहे हैं। जावेद अख्तर के इस वाक्य से भी इस तरह के अहंकार या कहें कि श्रेष्ठता का बोध होता है। उर्दू भारतीय भाषाओं में सबसे तरक्की पसंद कैसे हो सकती है, इसे लेकर अख्तर को कुछ तथ्य व तर्क पेश करने चाहिए थे। किसी भी भाषा के तरक्की पसंद होने का अर्थ क्या होता है, ये भी तो सभी को समझना चाहिए। क्या हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी आदि भाषाएं तरक्की पसंद नहीं है या उर्दू से कम तरक्की पसंद है? जावेद अख्तर को अपने कहे को पुष्ट करना चाहिए था, पर अफसोस है कि वह तो फतवेबाजी करके निकल गए, क्योंकि फिल्मी संवाद लिखते लिखते यह उनकी प्रकृति का हिस्सा बन गया है कि अपनी बात कहो और तुरंत निकल लो। उर्दू के लिए दिए गए उनके दूसरे विश्लेषण पर विचार करते हैं, जिसे उन्होंने इसे सबसे अधिक उदार कहा। हिंदुस्तान हमारा की प्रस्तावना में जावेद अख्तर लिखते हैं कि वाक्य विन्यास के नज़रिए से उर्दू की जड़ें खड़ी बोली की ज़मीन में गहराई तक डूबी हुई है, जबकि इसकी शब्दावली हिंदी और संस्कृत के अलावा फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाल और तमाम भाषाओं के शब्दों को समाहित किए हुए है, जो अविभाजित भारत में प्रचलित थी, उस समय भी बोली जाती थी और इस समय भी बोली जाती है। यह सब मिलकर उर्दू की जुबान और अदब को शक्ल देते हैं। जावेद अख्तर विद्वान हैं, उनको शब्दों की महत्ता का ज्ञान है, लेकिन उनके उपरोक्त वाक्य से यही ध्वनित होता है कि उर्दू उदार की भाषा नहीं है, बल्कि उधार की भाषा है।
इसमें वाक्य विन्यास खड़ी बोली से लिया और शब्द हिंदी और संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं से भी लिया गया है। उदार और उधार का अंतर यहाँ इन विद्वानों को समझना होगा जो आज ये कह रहे हैं कि जो उर्दू भाषा है वह भारत की अन्य भाषाओं से सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इनके पिताजी की उस पुस्तक के अंश को भी याद रखना चाहिए जिसकी प्रस्तावना को जावेद अख्तर जी ने लिखा है। उसी पुस्तक की भूमिका में जान निसार जी लिखते हैं कि मुसलमान सूफियों ने अपने विचार के प्रसार के लिए जो रास्ता निकाला वो स्थानीय बोलियों में तुर्की, अरबी और फारसी के शब्दों का मिलावट था। जैसे यहाँ पे ये लिखा गया, ये हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान हमारा है उसके भूमिका है, उसी के वहाँ से ये पेज लिया गया है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको स्पष्ट होगा कि इनके पिताजी ने क्या कहा था, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ पे भाषा को लेकर समस्या। यहाँ पे ये लाइन देखिए जहाँ पे मैं रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा आप इसे पढ़ लीजिएगा कि मुसलमान सूफियों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जो रास्ता निकाला वह स्थानीय बोलियों में तुर्की, अरबी और फारसी के शब्दों की मिलावट का था। वैसे तो यह मिलावट सिंध के ज़माने से ही शुरू हो चुका था। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा, तो वही चीज़ यहाँ पे सब चीज़ें स्पष्ट हो गई कि सूफियों की कोशिश से इसे और बढ़ावा मिला। उस समय में मिली जुली जुबान रेखता कहलाई। अमीर खुसरो के कलाम में इस रेखता का स्पष्ट रूप से हमारे सामने आता है। वह रेखता खड़ी बोली में फारसी के शब्दों की भी मिलावट है, जिसमें उन्होंने गीत, पहेलियाँ और मुकरनियाँ लिखी है। अगर जान निसार अख्तर की बातों को सही माने तो जावेद अख्तर जिस भाषा को उदार कह रहे हैं वो एक बार फिर से उधार पर आधारित भाषा प्रतीक होती है। यहाँ पे सारा एकदम विस्तार से लिखा गया, आप जाके गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि जो हिंदुस्तान हमारा है जो कविता वाला वो लगभग 500 से प्लस पेजों में 2 पार्ट में आप उसे पढ़ सकते हैं। बस 10 पेज 5 पेज पढ़ लीजिएगा, आपको सभी बातें वहाँ पे स्पष्ट हो जाएंगी कि जो उर्दू भाषा है वह उदार की भाषा नहीं बल्कि उधार की भाषा बन चुकी है। उर्दू पर फिराक साहब ने जो कहा था उसको भी इसी विषय में देखने और समझने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा था कि हमारी उर्दू जबान में कितनी विशालता और कितनी बड़ी संभावना पैदा हो जाएगी अगर उर्दू शब्दकोश में 2 से 2,500 संस्कृत के शब्द भी शामिल कर लिए जाएं। फिराक साहब ने इसको उर्दू साहित्य के लिए बेहतर बताया। अगर जावेद अख्तर जैसे वरिष्ठ और विद्वान लोग उर्दू को लेकर अहंकारी विचार देंगे या उस भाषा को श्रेष्ठता साबित करना चाहेंगे तो फिर इस तरह की बातें भी सामने आएंगी कि उधार के शब्दों और वाक्य विन्यास से कोई भाषा सबसे अधिक उदार नहीं बन सकती। आपने इन उदाहरणों से भी समझ लिया होगा। तीसरा शब्द उन्होंने उर्दू के उपयोग किया था कि यह सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष भाषा है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यहाँ पे मैं समझा देना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्ष उसे कहा जाता है कि जो सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो। जब आप किसी भाषा को सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष कहते हैं तो तत्काल यह सवाल मन में उठता है कि बाकी भाषाएं या तो अपेक्षाकृत कम धर्मनिरपेक्ष हैं या फिर वो सांप्रदायिक हैं। यहाँ भी जावेद अख्तर को अपने पिता की किताब से सहायता मिल सकती थी, लेकिन ऐसा प्रतीक होता है कि उन्होंने इस पुस्तक को नहीं देखा। उसमें लिखा भी है कि यह बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं कि जहां मुसलमान शायरों ने हिंदुओं के त्यौहार होली, दिवाली, वसंत आदि मौक़ों पर नज़में लिखी हैं, वही हिंदी व सिख शायरों ने इस्लामिक त्योहारों पर नज़में लिखी हैं। यह दरअसल उस मिली जुली सभ्यता का चमत्कार था जो हिंदू, मुसलमान, सिख सभी को प्यारी रही। अगर ऐसा रहा तो फिर जावेद अख्तर उर्दू को सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष कैसे घोषित कर रहे हैं। जावेद अख्तर की छवि एक तरक्की पसंद व्यक्ति की है, लेकिन जब वह उर्दू को लेकर इस तरह की बातें करते हैं तो परोक्ष रूप से दूसरी भाषा के लोगों के मन में चाहे अनचाहे उपेक्षा का भाव पैदा करते ही हैं, क्योंकि सभी लोग अपनी भाषाओं को पसंद करते हैं। भले ही पूरे देश में या उस देश में उस क्षेत्र में कम ही लोग बोलते हैं या कम ही लोग उसको जानते हैं। इसी कड़ी में एक और बयानवीर हैं मार्केडयू काटजू, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इन्होंने जनवरी में उर्दू के पक्ष में एक लेख लिखा था। उस लेख में यह जावेद अख्तर से भी आगे निकल गए और हिंदी व उर्दू की आपस में तुलना तक कर दी थी। यह इतने उत्साहित हो गए कि इन्होंने हिंदी साहित्य और साहित्यकारों को उर्दू साहित्य और उसके लेखकों की तुलना में कमतर करार दे दिया। तो यहाँ पर ये उनका लेख लगाया गया है, ये तुलना किया गया है। ओपिनियन इंडियन पीपुल्स लैंग्वेज इज इट हिंदी और उर्दू को बेहतर साबित करने के लिए उनको जो नाम याद आए वे फैज और बिस्मिल। इनका एक मनोरंजक तर्क यह भी है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उर्दू कवियों के ही तराने गाए गए थे, हिंदी के नहीं। वह महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत का उदाहरण दे बैठे। उन्हें कौन बताए कि इससे वह अलग अलग धरातल के
रचनाकारों की तुलना कर रहे हैं। यह हिंदी काव्य को लेकर उनका अज्ञान ही तो है जिसका इन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शन किया। वह उर्दू की रचनाओं का हिंदी अनुवाद करते हुए भाषा के उपहास का प्रयास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में स्वयं ही उपहास कर बैठते हैं। ऐसा प्रतीक होता है कि काटजू ने हिंदी की कुछ प्रवृत्तियां का नाम भर सुना है और उनके नामों लेख करने भर की जानकारी है इनके पास। यह सच भी है कि हिंदी में वीर रस के कवियों की एक लंबी परंपरा रही है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी के कवियों के गीतों को लोकप्रियता नहीं होने का हवाला देकर भी काटजू अपने अज्ञान का परिचय देते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी के ज़्यादातर कवियों ने आज़ादी के गीत गाए और उसे लिखे भी। नाम गिनाने का यहाँ कोई अर्थ नहीं है क्योंकि इतना लंबा लिस्ट है। दरअसल जब आप मोह में पड़ जाते हैं तो आपको सत्य दिखाई नहीं देता, और काटजू के साथ भी यही हुआ। वह उर्दू के मोह में इतने ग्रसित हो गए हैं कि उनको अन्य भाषा की रचनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। काटजू और जावेद अख्तर जैसे लोग ही भाषाई पैदा करते हैं जो वहाँ पे कमियां होती हैं उसको इस तरह से बताते हैं कि यहाँ पे वो कमियां निकालने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि उस भाषा में कोई भी भाषा में कोई कमी नहीं होती है। भले उसे कम लोग बोलते हैं, भले उसे कम लोग समझते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसे आपको जानना चाहिए। उर्दू भाषा पूरी दुनिया में करीब 16 देशों में बोली जाती है। पूरी दुनिया की कुल आबादी का करीब 2% लोग ही उर्दू भाषा को बोलते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। हिंदी भाषा टॉप 10 में तीसरे स्थान पे आता है पूरी दुनिया में। कोई भी भाषा बुरी नहीं होती है, चाहे उसे अधिक या कम लोग बोलते हों। जैसे केरल राज्य में आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि केरल राज्य पूरे भारत का सबसे बढ़िया या सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य है, लेकिन वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? भाई सबसे अधिक साक्षर है, सबसे अधिक जानकार लोग हैं तो वहाँ पे इंग्लिश बोलनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश में वहाँ पे पढ़ाई होती है। लेकिन वहाँ के लोग अपनी मातृभाषा को बोलते हैं और वहाँ की मातृभाषा है मलयालम। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि अगर उनकी मातृभाषा गलत होती, उसमें कमियाँ होती, तो वो दूसरी भाषा क्यों नहीं बदल लेते? तो ऐसे में हमें जो भाषा का लेकर जो विवाद पैदा हो चुका है कि हिंदी अच्छी नहीं है, उर्दू अच्छी है, उर्दू गड़बड़ है, या जो भी कह सकते हैं कि लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, तो अगर आप किसी में कमियाँ निकालते हैं तो उसके साथ साथ आपको तर्क तथ्य सभी आपको पेश करना होगा, तभी आपकी बातों को सपोर्ट करेंगे, वरना आप ही अपनी बुराई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से बने रहिए, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी को सूचित करूंगा। आपको भी जो भी बताना होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।